बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर 4 जो है वो प्रेजेंट करेंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हैं डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर जो है उसमें हमारे पास दो टॉपिक हैं आज के। व्हाट डू यू नो अबाउट स्केलर और डॉट प्रोडक्ट? स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों, फर्ज किया एक वेक्टर हो ए और दूसरा वेक्टर हो बी, हम ए और बी दोनों को इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है वो वेक्टर की बजाय स्केलर क्वांटिटी आ जाए, तो ऐसी प्रोडक्ट को कहते हैं कि स्केलर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। कि व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड टू गिव ए स्केलर क्वांटिटी, then the product of the vector is called scalar or dot product. The scalar product of two vectors a and b is written as a dot b. अब ये बात आपने याद रखनी है कि जब आपने स्केलर प्रोडक्ट को लिखना है ना, तो a और b के बीच में डॉट लगाना है, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास ए बी कॉस थीटा की फॉर्म में आती है। ठीक है, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो जैसे कि हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी तरह डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क हासिल होता है एफ डॉट डी। जो वर्क है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो इसीलिए हम फिर वर्क की एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं कि वर्क जो है वो एक स्केलर प्रोडक्ट है जिसमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है और रिजल्टेंट में हमें एक स्केलर क्वांटिटी हासिल हो जाती है। तो ये हो गया हमारे पास एफ डी कॉस थीटा, क्योंकि हम इसे कॉस थीटा की फॉर्म में लिखते हैं। फर्ज किया ये हमारे पास एक वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर बी है। जब हम ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये ए डॉट बी होगा और ये कहलाएगा ए बी कॉस थीटा। अब अगर हम ये देखें कि ये जो प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटर लॉ को ओबे करती है या नहीं, तो इसमें हम पहले ए डॉट बी निकालेंगे और फिर बी डॉट ए निकालेंगे। तो जब हम ए डॉट बी निकालते हैं तो इसमें ए की मैग्नीट्यूड यूज होती है क्योंकि ये अलोंग एक्स एक्सिस है, और बी का कंपोनेंट यूज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो जब हम इसका प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं तो ये प्रोजेक्शन होगा बी एक्स, और हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि ये जो बी एक्स होता है इट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन एक्स एक्सिस, तो ये बी कॉस थीटा के बराबर होता है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। इसी तरह जब आप इस फिगर को देखते हैं तो इसमें आपने रेफरेंस इसे रखा है। अब हमारा ये जो है बी वेक्टर ये रेफरेंस है, हमने निकालना है बी डॉट ए। तो अब आप ए का प्रोजेक्शन जो है वो बी पे ड्रा करेंगे। अब ये चीज जो है ये बन जाएगी बी एक्स, तो ये हो गई, यानी ये ए का प्रोजेक्शन है तो ये हो गया ए एक्स, तो ये हो गया ए कॉस थीटा, और बी वेक्टर को हम वैसे लेंगे तो ये हमारे पास बी वेक्टर वैसे आ गया, यहाँ पर ए एक्स यानी ए कॉस थीटा। तो जब इसको देखा हमने तो ये बन गया बी ए कॉस थीटा, जिसको हम ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो देखें ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा।
और बी डॉट ए बराबर ए बी कॉस थीटा। तो जैसे ही दोनों का कंपैरिजन किया ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो हमने कहा कि जो स्केलर प्रोडक्ट होती है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती है। उसके बाद डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो एक तो प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी है कि a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती है, ठीक है। तो इफ द टू वेक्टर्स आर a एंड b म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन a डॉट b इज इक्वल टू 0। तो जब दो वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, यानी दोनों में 90 का एंगल हो, तो उस वक्त cos 90 0 हो जाता है। cos 90 0 होने से उनका जो प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट वो भी 0 आ जाएगा। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर पैरेलल हो तो उनमें एंगल बनेगा 0 और cos 0 होता है 1। इसका मतलब है a डॉट बी बराबर आ जाएगा ए बी इंटू 1, तो ये ए बी के इक्वल आ गया। इसी तरह अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल हों तो उनमें एंगल होता है 180 का और cos 180 होता है -1, तो ये a डॉट बी बराबर हो जाएगा -ab के। उसके बाद अगर हमारे पास एक वेक्टर है और हमने उसी से उसको दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी a डॉट ए, तो ये ज़ाहिर है उसी तरह a cos थीटा होगा। अब क्योंकि दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन एक ही होगी, लिहाजा एंगल बनेगा 0 और cos 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। इसी तरह अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं a और b, a जो है वो है axi प्लस ayj प्लस azk, ये 3 डायमेंशनल स्पेस की बात हो रही है। तो bxi, byj और bzk, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी प्रोडक्ट में ये जो ax और ay है इसमें एंगल होगा 90 का, लिहाजा cos 90 0। ax और az में होगा, यानी अगर आप ax और by देखें तो उनमें भी 90 का होगा। तो जितने भी डिफरेंट है ना वो सारे के सारे 90 एंगल होने की वजह से खत्म हो जाएंगे। इसको हमने अगले पेज पर आपके लिए एक्सप्लेन भी किया है। लेकिन प्रॉपर्टी कैसे लिखी जाती है कि सिर्फ सिमिलर बचेंगे क्योंकि उनमें एंगल होगा 0 का। ax इधर से bx प्लस ay इधर से by प्लस az इधर से bz, i और i ये हो जाएंगे इसी तरह i स्क्वायर। और क्योंकि ये वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर ऐसा होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लिहाजा हमने उनको नहीं लिखा साथ में, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे ब्रैकेट डाल के यहाँ i इधर j इधर k लिख भी सकते हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करो तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। तो अगर आप इसमें से कॉस थीटा निकालो तो ये ए बी इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कॉस थीटा आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी ओवर ए बी। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हमने नेक्स्ट पेज पे आपके लिए प्रूव किया है। ये सारा इसका प्रूफ है। तो आप अगर इसको देखना चाहें तो इसको आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें हिंट यही है कि जो डिफरेंट हैं, जैसे ये ax है, इसको जब हमने bx से मल्टीप्लाई किया तो देखो एंगल 0 है, ये बच जाएंगे। ये ax है, ये by है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एंगल इनका हो जाएगा 90 का और cos 90 क्या होता है 0। इसी तरह ये भी 0 हो जाएंगे, ये बचेगा, इधर से हमारे पास ये बचेगा और इधर से हमारे पास ये बचेगा। तो ये ही एंड पे हमारे पास रह जाएंगे। तो अगर हम यूनिट वेक्टर्स की बात करें तो i डॉट i, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि
आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, एंगल होगा 0, कॉस 0 1, और इनकी वैल्यू 1 1 होती है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो ये 1 के इक्वल ही आ जाएंगे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। लेकिन अगर आई डॉट जे हो तो एंगल बनेगा 90 का, कॉस 90 0, जे डॉट के हो एंगल 90, कॉस 90 0, जे डॉट के एंगल 90 और कॉस 90 0, तो इन सब का आंसर 0 होगा। तो बाल दफा ये एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि आई डॉट आई किसके इक्वल है, तो ये 1 के होगा। जब सिमिलर होंगे तो सारे 1 के इक्वल होंगे, जब डिफरेंट होंगे तो सारे 0 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास थी डॉट प्रोडक्ट। अब है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट का नाम भी देते हैं। जिस तरह हमने पीछे पढ़ा वो थी डॉट प्रोडक्ट, उसमें हमने दो वेक्टर्स को ज़रब दी और उनका जो रिजल्टेंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी आई। लेकिन अब क्या होगा कि दो वेक्टर्स को ही मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्टेंट आएगा वो भी वेक्टर ही होगा, उसकी भी एक डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से उनका रिजल्टेंट जो है वो भी क्या आ जाए, वेक्टर ही आ जाए, तो ऐसी प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। When two vectors are multiplied to give a vector quantity, then the product of the vector is called vector or cross product. The vector product of two vectors a and b is written as a cross b. तो क्योंकि हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं तो इसको क्रॉस में ही लिखा जाता है। अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालें तो जिस तरह वो cos थीटा थी, ये होती है sin थीटा के इक्वल। लेकिन साथ में एक n यूनिट वेक्टर लगाते हैं जो कि रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। अब इसकी डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हम राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। मसलन आप अगर ये दो वेक्टर इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a क्रॉस b कैसे होगा कि आपने a के ऊपर अपने राइट हैंड को रखना है और अपनी उंगलियों को घुमाना है b की तरफ, एंड योर थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर जो कि इनकी प्रोडक्ट होगा। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर अपने हाथ को रखेंगे और इस तरह b की जानिब उंगलियां घुमाएंगे, तो ये जो अंगूठा है आउट ऑफ द पेपर जो जा रहा है वो इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इसकी नीचे एग्जांपल उसने दी हुई है कि द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड आर। अब इसमें देखो आर क्रॉस एफ, आर इसकी भी डायरेक्शन होती है, एफ फोर्स की भी डायरेक्शन होती है, और ये जो टार्क है इसकी भी डायरेक्शन होती है। ये या क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ये है दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट आई वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। लिहाजा हम इसको कहेंगे कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विच इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। शो दैट द वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। तो हमने पीछे जो टॉपिक पढ़ा उसमें डॉट प्रोडक्ट के मतलब पढ़ा कि वो कम्यूटेटिव होती है, यानी a डॉट b बराबर हमने पढ़ा b डॉट a के। लेकिन जो वेक्टर प्रोडक्ट होती है ना वो कम्यूटेटिव नहीं होती। उसकी सिंपल रीजन ये है कि इसमें डायरेक्शन इफेक्ट करती है वेक्टर की। मसलन जब आपने a क्रॉस b लेना है तो आपने a के ऊपर अपनी फिंगर्स को टर्न करना है b की जानिब। तो ये देखें a के ऊपर हमने हाथ को रखा और फिंगर्स को b की तरफ लेके गए। योर थंब इज आउट ऑफ द प्लेन। हमारा जो थंब है वो आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द पेपर जा रहा है। लेकिन दूसरे केस में जब आप b क्रॉस a करेंगे तो हम अपनी उंगलियां b से a की जानिब घुमाएंगे। तो इस केस में देखें कि हम अपने हाथ को ऐसे रखेंगे, फिर अब b से उंगलियां a की जानिब आएंगी एंड योर थंब इज इनटू द पेपर। तो एक केस में अगर डायरेक्शन ये कंडीशन है तो दूसरे केस में डायरेक्शन की ये कंडीशन है।
तो अगर ये दोनों वेक्टर सी हैं, फर्ज कर लिया ए और बी का प्रोडक्ट जो है वो सी है, तो इधर सी की डायरेक्शन ये है, इधर सी की डायरेक्शन ये है, मैग्नीट्यूड बराबर होगी बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो जब ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है तो ये मनफी वेक्टर कहलाता है, नेगेटिव वेक्टर। तो इसका मतलब है कि जब हम a क्रॉस b करेंगे वो बराबर होगा माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है। तो a के साथ माइनस आ जाएगा, तो जब माइनस होगा तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो हम कहेंगे a क्रॉस b डज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, ठीक है। अगर माइनस का साइन लगाएंगे फिर यहाँ हम बराबरी का सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि माइनस आएगा, माइनस के इक्वल होगी। लेकिन अगर माइनस नहीं लगाएंगे तो फिर ये a क्रॉस b डज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, ठीक है। तो इस तरह से ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती। डिस्क्राइब राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल क्या होता है कि अब अगर आप एक वेक्टर पर अपने राइट हैंड को इस तरह से रखें कि आपकी उंगलियां जो हैं, फिंगर्स जो हैं, वो एंगल के साथ साथ रोटेट करें, तो आपका जो अंगूठा है वो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर्स, द राइट हैंड इज प्लेस्ड ऑन द फर्स्ट वेक्टर and fingers are curled towards the second vector by keeping the thumb erect. The erected thumb will give the direction of the vector product. तो हमारा जो अंगूठा होगा वो वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन को शो करेगा। आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये नॉन कम्यूटेटिव होती है। अभी हमने पढ़ा कि ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करती, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, a क्रॉस b डज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, यानी अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब दोनों में जब साइन थीटा हम निकालेंगे तो 90 आएगा। अब हमें पता है कि साइन 91 होता है, तो इसका मतलब है मैक्सिमम आंसर होगा हमारे पास जब हमारे पास ये दो वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर इज ए नल वेक्टर। तो अगर वेक्टर पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं, तो पैरेलल होने की सूरत में थीटा होगा 0, साइन 0 0, तो ये नल वेक्टर आ जाएगा। अगर 180 होगा तो ये एंटी पैरेलल होंगे और 180 भी 0 होता है तो तब भी ये नल वेक्टर ही आएगा। मतलब अगर ये उलट है डॉट प्रोडक्ट के, क्योंकि साइन 0 0 और साइन 91 होता है। The vector product of vector A with itself is a null vector. अगर एक वेक्टर को उसी से मल्टीप्लाई करो तो एंगल हमारा 0 हो जाएगा और ये भी नल वेक्टर होगी। इसी तरह अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं A B, जो कि हमने एक स्पेस के अंदर लिए हुए हैं, AXI AYJ AZK, और इसी तरह BXI BYJ BZK, हम इनकी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें हम जो है जो आंसर लेते हैं उसमें हमारे पास जो आंसर आता है उसको हम इस फार्मूला की मदद से इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसमें हम I J और K लिख लेते हैं। अब I के नीचे x कंपोनेंट ax bx, j के नीचे y कंपोनेंट ay by, k के नीचे z कंपोनेंट az bz। अब इसका मेथड ये होता है कि जब आपने I को लिखना है ना, तो यहाँ पर I लिखें, I के नीचे वाले भी छोड़ दें, I के सामने वाले भी छोड़ दें, सिर्फ ये चार जो हैं इनको कंसिडर करें।
इसमें आप मैट्रिक्स वाला फार्मूला लगाएं कि इन दो को मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा ए वाई बी जी, ये लिख दिया हमने। अब माइनस ए जी बी वाई, ये लिख दिया, प्लस अब आप जे कंपोनेंट लिखें, जे के नीचे वाले भी नहीं लिखने, जे के सामने वाले भी नहीं लिखने, यानी ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो बचे कौन से, ए एक्स बी जी, तो ये देखें ए एक्स है जे के नीचे, तो ये हो गया ए एक्स बी जी, ये देखें ए एक्स बी जी, और माइनस ए जी बी एक्स, ए जी बी एक्स। अब ये उलट क्यों लिखे हैं, उसकी रीज़न ये होती है कि पहला कंपोनेंट प्लस होता है, दूसरा कंपोनेंट माइनस होता है और तीसरा कंपोनेंट फिर प्लस होता है। तो क्योंकि ये माइनस होना था तो हमने यहाँ साइन भी साथ ही इनके चेंज कर दिए, यानी इसने माइनस होना था इसको प्लस कर दिया, इसने प्लस होना था इसको माइनस कर दिया। अब आ जाए के पे, नीचे वाले भी खत्म, ये भी खत्म, ये रह गए इतने, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी सी, तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी आ गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम फाउंड विद ए एंड बी एज टू एडजेसेंट साइड्स। If all the components of vector a1 and a2 are reversed, कहता है कि अगर दो वेक्टर हो a1 और a2 और आप इनको रिवर्स कर दो दोनों को, तो would this alter a क्रॉस a1 क्रॉस a2, क्या इससे a1 क्रॉस a2 बदल जाएगा? तो देखो जब आपने इसको भी माइनस कर देना है, इसको भी माइनस कर देना है, तो माइनस माइनस अगेन प्लस, तो इसके इफेक्ट पे कोई यानी इस माइनस करने का इफेक्ट नहीं होगा। तो देखें a1 को भी माइनस किया, a2 को भी किया, जैसे इनको मल्टीप्लाई किया ये दोबारा a1 क्रॉस a2 हो गए। सो द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल रिमेन अनचेंज्ड व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स आर रिवर्स। ये सारे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो हम आपको टॉपिक के साथ साथ ही करवाई जा रहे हैं। Name three different conditions that could a vector make a1 क्रॉस a2 is equal to 0। कहते हैं तीन कंडीशन बताएं जिससे ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये 0 आ जाए। तो तीन कंडीशंस क्या हो सकती हैं, या तो a1 0 हो जाए, या a2 0 हो जाए, या इनको सॉल्व करो तो इनके बीच में एंगल बनेगा साइन थीटा के साथ, वो या तो 0 हो जाए या 180 का हो जाए। ठीक है, तो इसमें या तो a1 और a2 नल वेक्टर हो जाएं, या जो बोथ हैं ये पैरेलल हो जाएं या एंटी पैरेलल हो जाएं।